हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा ही आप सभी को पता है कि चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण हम पढ़ रहे थे और आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अम्लों के रासायनिक गुणधर्म, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, ठीक है, यानी क्षारकों के क्या क्या रासायनिक गुणधर्म है बच्चों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम दो रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे। नंबर एक, यानी जो क्षारकों के जो रासायनिक गुणधर्म है उसमें अगर पहले गुणधर्म की अपन बात करें, यानी पहला जो गुणधर्म है उसकी अगर अपन बात करें तो वो होगा बच्चों कि क्षारक जो है, क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया। क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया, ये पहला गुण हो जाएगा, क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया। ठीक है, क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया। दूसरा गुण हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि क्षारक की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। क्षारक की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। ठीक है, क्षारक की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो ये दोनों गुण हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों हमने यहाँ पर टॉपिक बताया जैसा आपको कि आज की इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कि क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म, तो उसमें हम दो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेके चलते हैं बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर लेके चलते हैं कि क्या क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया, क्या है ना, क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया। तो बच्चों देखिए, जो क्षारक होता है ना, जो क्षारक होता है, क्षारक का मतलब क्षार, ठीक है, यानी बेस। तो क्षारक जो होता है जब ये धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होता है बच्चों। ठीक है, तो ध्यान से सुनना है आपको। तो बच्चों समझे इस चीज को, जो क्षारक होगा, जो क्षारक होता है वो जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है, किसके साथ अभिक्रिया करता है, धातु के साथ। धातु के साथ बहुत सारी धातु है, तो जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो वो लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करेगा, लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। ठीक है, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड। तो यानी कि बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जो क्षारक होता है, जो क्षारक होता है, क्षारक जो होगा वो जब धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, वो बनाएगा बच्चों लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि जितने भी क्षार होंगे, सभी क्षारक जो है, सभी क्षारक जो होते हैं वो धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते। ठीक है, यानी कि देखिए कुछ ही क्षारक ऐसे होते हैं जो कि धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं, याद रख लेना इस बात को कि सभी क्षारक धातु के साथ क्रिया करके, अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करें, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं। कुछ क्षारक होते हैं जो कि धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं और लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ये आपको बच्चों विशेष तौर पे याद रखना है। ठीक है, तो अब देखते हैं, यहाँ पर हमने कहा कि जो क्षारक होते हैं, क्या होते हैं, क्षारक। ठीक है, क्षारक जो होते हैं ये धातु के साथ क्रिया करेंगे, किसके साथ क्रिया करेंगे, धातु के साथ क्रिया करेंगे और क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे और साथ में बनाएंगे यहाँ पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर देंगे। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेंगे। कौन सी गैस उत्पन्न करेंगे, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेंगे। यानी जो क्षारक होंगे वो धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे, लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेंगे। ठीक है, लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अब एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझ लेते हैं, किसके द्वारा, एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे और किसके द्वारा समझेंगे बच्चों। ठीक है, तो देखिए क्षारक की बात करें तो यहाँ पर लेते हैं NaOH, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। अब जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये धातु यानी जिंक धातु ले लेते हैं। क्या ले लिया हमने, जिंक धातु ले लिया। अब जिंक के साथ एक क्रिया करेगा और बनाएगा यहाँ पर Na2ZnO2 और इसको बोलते हैं बच्चों सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम जिंकेट, है ना, सोडियम जिंकेट कहते हैं, जिंकेट। और साथ में क्या उत्पन्न होगी, हाइड्रोजन गैस यानी H2 गैस उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों क्या समझ में आया आपको यहाँ पर कि जो क्षारक होते हैं, ठीक है, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षारक है, किसका काम कर रहा है, क्षारक का काम कर रहा है। ठीक है, एक क्षारक ही है ना, सोडियम प्रबल क्षारक बोलते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये धातु के साथ क्रिया कर रहा है ना, धातु के साथ क्रिया कर रहा है और सोडियम जिंकेट जो कि लवण है, क्या है बच्चों, यहाँ पर लवण है।
और साथ में कौन सी गैस उत्पन्न हो रही है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रही है। लेकिन यहाँ पर आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि जो जितने भी सारक होंगे सभी सारक जो है वो धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करे, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा ये नहीं है कि ठेका ले रखा है कि हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी, नहीं होगी, ठीक है। तो यानी कुछ ही ऐसी धातु होती है जो कि कुछ ही ऐसे सारक होते हैं जो कि धातु के साथ अभिक्रिया करके और क्या बनाते हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। ओके बच्चों, अब ये प्रॉपर्टीज आपको अच्छी तरह याद होगी। वापस रिपीट कर रहा हूं कि जो सारक जो होते हैं वो धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे और लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेंगे, लेकिन सभी सारक ऐसा करें ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों, ठीक है। ओके जी, ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये रिएक्शन आप लिख लीजिएगा, है ना। अब दूसरी प्रॉपर्टीज की अपन बात करें बच्चों, दूसरी प्रॉपर्टीज की अपन बात करते हैं यहाँ पर। तो पहला गुण तो हो गया हमारा, पहला गुण हो गया कि सारक जो है वो धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं। अब दूसरी जो प्रॉपर्टीज है उसकी हम बात कर रहे हैं कि सारक की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। अधात्विक ऑक्साइड का मतलब तो बच्चों आपने समझा था। देखिए ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, ऑक्साइड का मतलब होता है, ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, O-2, ठीक है। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं अधात्विक ऑक्साइड, ठीक है, अधात्विक ऑक्साइड, ठीक है। अब अधात्विक ऑक्साइड का मतलब क्या होगा, जैसे जो अधातु होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैं लिखूं CO2, क्या लिख देता हूं, CO2। तो कार्बन क्या है, अधातु है, कार्बन क्या है, अधातु, और O2 मतलब ऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, समझ रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या है, CO2 को हम क्या बोल सकते हैं, अधात्विक ऑक्साइड बोल सकते हैं, ठीक है। तो CO2 क्या है, यहाँ पर एक अधात्विक ऑक्साइड है, ठीक है। ओके जी, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सारक की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, सारक की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो बच्चों ध्यान सुनिएगा, जो सारक होंगे ये अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेंगे और लवण और जल बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया कि जो अम्ल होते हैं वो धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल बनाते हैं। और उसमें जो धातु ऑक्साइड था उसकी जो प्रकृति थी वो सारीय थी, ठीक है। ये बात आपको बताई थी मैंने पिछले वीडियो में, नहीं देखा है तो आप उसको पहले जरूर जाकर देख ले, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो सारक होंगे ये अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेंगे। किसके साथ अभिक्रिया करेंगे, अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेंगे और लवण और जल बनाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो अधात्विक ऑक्साइड जो होगा वो यहाँ पर अम्लीय प्रकृति का होगा, ठीक है। कैसा होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। अब क्यों होगा बच्चों, ध्यान समझना। हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जो सारक जो होता है, क्या है, सारक जो है ये किसके साथ क्रिया करेगा, अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा। किसके साथ क्रिया कर रहा है, अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया कर रहा है, ठीक है। अब अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके बना रहा है लवण और जल बनाएगा, लवण और जल बनाएगा, ठीक है। अब मैंने कल भी आपको बताया था पिछले वीडियो में कि लवण और जल तभी बनता है, यानी कि किसी भी अभिक्रिया में लवण और जल बन रहा है, इसका मतलब अम्ल और सार के बीच क्रिया हो रही है। यानी अम्ल और सार क्रिया करेंगे तो क्या बनता है, लवण और जल बनता है। यानी लवण और जल तभी बनेगा जब कौन क्रिया करेंगे, अम्ल और सार क्रिया करेंगे, अम्ल और सार क्रिया करेंगे तभी लवण और जल बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर सारक तो है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अब अम्ल किसे माने, तो जो अधात्विक ऑक्साइड होगा उसको हम क्या मानेंगे, अम्ल, यानी इसकी अम्लीय प्रकृति होगी बच्चों। कैसी प्रकृति होगी, अम्लीय प्रकृति होगी, ठीक है। यानी ये जो अधात्विक ऑक्साइड है ये किसकी तरह काम करेगा, अम्ल की तरह काम करेगा, तभी जाके, क्योंकि यहाँ पर लवण और जल बन रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि लवण और जल बन रहा है और हमारे को यहाँ पर सारक दे रखा है। तो जो अधात्विक ऑक्साइड होगा किसी प्रकृति का, अम्लीय प्रकृति होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सारक की अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया में अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति बताइए, तो आप क्या बता देंगे, अम्लीय प्रकृति होगी बच्चों। कैसी होगी, अम्लीय प्रकृति होगी। तो ये आपको कंसेप्ट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के द्वारा इसको समझते हैं। तो हमने क्या बताया कि जो सारक होते हैं ये अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेंगे तो लवण और जल बनाएंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो जैसे मान लो यहाँ पर हम लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है बच्चों, ये सारक है ना, सारक है।
अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की हम अधातु ऑक्साइड यानी कि CO2 के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं। किसके साथ क्रिया करवा रहे हैं? CO2 के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो CO2 के साथ अभिक्रिया करके यहाँ पर बनेगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बन गया? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में क्या बन गया? H2O। साथ में क्या बन गया? H2O यानी जल बन गया। तो इसका मतलब हम यहाँ पर कह रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है किसकी तरह काम कर रहा है? लवण की तरह, और यहाँ पर जल बन रहा है। तो इसका मतलब जो CO2 है यहाँ पर किसकी तरह काम करेगा? अम्ल की तरह काम करेगा। तो यानी कि देखिए क्या जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है क्या किसकी तरह क्या है? यहाँ पर सारक है। ठीक है, सारक है, और ये अम्ल की तरह काम कर रहा है। तो यानी कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो सारक जो होता है, वो अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है बच्चों। ठीक है, स्पेशली आपको याद रखनी है। तो हमने यहाँ पर दोनों प्रॉपर्टीज अच्छी तरह से समझी, और आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ चुके होंगे। इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे बच्चों। ठीक है, तो अच्छी तरह से आपको ये दोनों प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। तो यानी कि सारकों के दोनों जो गुणधर्म थे अच्छी तरह से हमने समझे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे। अन्य बच्चों तक भी इस वीडियो को पहुंचाए ताकि उनको भी इस चीज का बेनिफिट हो सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट बच्चों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।